डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट रूल ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ हम पढ़ेंगे किस प्रकार ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंडिया में और असम में अप्लाई किया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो है, he was the last governor general under the company and he was the first viceroy under the crown। क्राउन यानी ब्रिटिश रूल, यानी पहले कंपनी रूलिंग कर रहा था इंडिया को, इसके बाद आया ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में फिर आ गया। लॉर्ड कैनिंग ने हमेशा ही इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने की कोशिश किया था, जिसपे रेवेलियन की वजह से जहां पर बहुत सारा डिजास्टर यानी बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा, उसको वो रिकवर करने के लिए उसने हमेशा ही ट्राई किया। उसने फाइनेंस एक्सपर्ट जेम्स विल्सन और सैमुअल को बुलाया और उससे उसने सजेशन लिया। दोनों एक्सपर्ट के सजेशन के तहत उसने ये इम्प्लीमेंट किया है कि टैक्सेस देना पड़ेगा। जो भी पीपल यानी जितना लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं उन लोगों को टैक्सेस पे करना पड़ेगा, यानी 500 रुपीज अगर उसने अर्निंग किया तो वैसा लोग देना पड़ेगा। 500 के ऊपर वाले लोग, जो 500 रुपीज वो अर्निंग करता है वो ईयरली नहीं है, वो पर मंथ बेसिस पे होता है। उसने टैक्स ड्यूटीज लेना शुरू किया 10% ऑन ऑल द इम्पोर्ट कमोडिटीज। इम्पोर्ट यानी अगर बाहर से कोई सामान खरीद के लाता है उन लोगों के ऊपर उसने टैक्स चार्जेस किया है। उसने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है बेंगल रेंट एक्ट इन 1859 पे, ताकि वो परमानेंट सेटलमेंट जो था, परमानेंट सेटलमेंट उसको वो खत्म कर पाए। इस एक्ट में यानी बेंगल रेंट एक्ट पे टेनेंट्स मतलब जो भाड़ा देकर जो रहता है या फिर उन लोगों को जो मतलब अपना मिट्टी को जो गिरवी रखा हुआ था, वे लोग अपने जमीन पर उन लोगों को अधिकार पा सकता है, यानी दे हैड द राइट्स ओवर द लैंड। इस एक्ट में इंडिगो जो फार्मर्स था उसको बचाने की कोशिश किया गया था इंडिगो मर्चेंट से। साथ ही उसने जो टबाको प्रोडक्शन होता है यानी कंट्री में जो टबाको प्रोड्यूस करता है वहां पे उसने टैक्स चार्जेस लगाया। कैनिंग ने आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी चेंजेस लाया काफी सारा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लॉर्ड कैनिंग ने इम्प्रूव करने के लिए वुड्स डिस्पैच को यहाँ पे लागू कर दिया और साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटल किया अंडर ए सेक्रेटरी। लॉर्ड कैनिंग ने फिर इंडियन आर्मी को भी यूनाइट करने की कोशिश किया, जो कि डिफरेंट रिलीजन और रेसेस से बिलोंग करता था। साथ ही सेवरल यूरोपियन सोल्जर्स को भी उसने एंगेज कर दिया इंडियन सोल्जर्स के साथ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सिपोई म्यूटिनी के बाद काफी इफेक्ट पड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें इंडिया को परमिशन नहीं दिया गया था न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने के लिए, और कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया कि वो लोग किसी इंस्टीट्यूशंस या काउंसिल्स को वो लोग फॉर्म कर सकें। फिर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ने ये प्रॉमिस किया है कि वो लोग एक फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन को लाएगा। ये चेंजेस को लाना चाहता था वो, फेयर एटीट्यूड लाने के बावजूद भी, लेकिन जो डिस्टेंस था रूलर और रूल्ड के बीच में, रूलर यानी जो भी रूल करता है और रूल्ड किसके ऊपर, जो नॉर्मल पर्सन है यानी जो वहां पे पीपल्स था, उस पीपल के ऊपर में जो रूल्ड का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस मतलब वो खत्म नहीं हो रहा था। ये डिससेटिस्फेक्शन को देखकर एजुकेटेड इंडियंस जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया था 1861 पे। इसका मेन एम था टू मेक द एजुकेटेड इंडियंस फेमिलियर विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यानी इस काउंसिल एक्ट में सभी एजुकेटेड इंडियंस ये चाहता था कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको नॉर्मल पीपल भी जान पाए। इस काउंसिल एक्ट में क्या क्या चेंजेस लाया था अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले में आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में डायरेक्टली एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी काउंसिल फॉर्म किया था सेंट्रल एज वेल एज स्टेट पे। पावर्स तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इस एक्ट के दौरान 6 मेंबर मिनिमम 6 to maximum 12 members
यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और 50% यानी हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, और उन लोगों को एडिशनल मेंबर्स के तौर पर भी जाना गया था। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स था, दे वर इंग्लिशमैन यानी जो इंग्लिश पीपल इंडिया में रह रहा था, या फिर इंडिया में रहने वाले लोग, नेटिव पीपल। पहली बार इंडिया के राज बहादुर दिनकर राव, जो एक्स मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ ग्वालियर था, उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए फर्स्ट टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया गया था। उसके साथ राज बहादुर निरंदर सिंह ऑफ पटियाला और जमींदार राज बहादुर देवनारायण ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का भी साथ में सिलेक्ट किया गया था। यानी उन लोगों को पहली बार के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम के लिए उन लोगों को नियुक्त किया गया था। मतलब उस ऑफिशियल्स में नॉन ऑफिशियल्स जो ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ उन लोगों को साथ में मतलब मेंबर्स का तौर पर मिला गया था। उन लोगों को इलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो वाइसरॉय का सपोर्ट की जरूरत था, और ये भी मैंडेटरी था कि एक प्रोपोज्ड लॉ, ताकि वो सिक्योर हो सके, जो सैंक्शन किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सिक्योर होना जरूरी था, ताकि वो लोग अच्छी तरीके से अथॉरिटी के अंदर में उसको रनिंग कर सके। इंग्लिश रूलर्स जो था वो हमेशा ही ये चाह रहा था कि इंडियंस लोग डायरेक्टली उन लोगों को सपोर्ट करे इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसीलिए इंग्लिश रूलर्स सब ने एक फ्रेम ऑफ फॉर्मेशन किया, ताकि इंडियंस जो है उन लोगों को ऑफरिंग दिया इंडियन मेंबरशिप इन द काउंसिल, ताकि वो लोग सपोर्ट पा सके इंडियन लोगों से। इंडियंस लोगों के लिए वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी ये सिर्फ हाई ओरिजिन था, यानी जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह था उन लोगों के लिए ही वो लोग रिप्रेजेंटेटिव था, नॉर्मल के लिए नहीं था, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ हाई क्लास लोग ही सपोर्ट कर रहा था। फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इसके थ्रू इंडियंस लोगों को भी लेजिस्लेटिव फंक्शन में पावर का मतलब उन लोगों को पार्ट दिया गया था, उन लोगों को एक्टिविटीज में पार्ट लेने का, हिस्सा लेने का एक मौका दिया गया था, जो कि एक हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का था बाय मींस ऑफ लीगल प्रोसीजर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेशंस देता था, लॉज बनाता था, रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस फोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरीज, इंडियन नेटिव स्टेट्स के ऊपर, जहां पर ब्रिटिश ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ था। साथ ही वाइसरॉय को भी पावर दिया गया था, ताकि वो नया लॉस यानी दे कैन प्रपोज लॉस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर जरूरत पड़े तो। इस लॉ के दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहाँ पे 5 मेंबर्स है उसका भी क्रिएशन किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फिर नॉमिनेशन 3 मेंबर्स का नॉमिनेशन का पावर भी दिया गया था टू दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पर नॉमिनेट उसी को किया गया था जिसका इंडिया को जो 10 साल के लिए मिनिमम सर्व करे। जो एक्सपीरियंस लोग था उन लोगों को ही इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स होने का मौका दिया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजर्व किया गया था 2 मेंबर्स को वो लोग डायरेक्टली नॉमिनेट कर सके। एक को लीगल मेंबर दिया गया था और दूसरा था फाइनेंस मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। वाइसरॉय को फुल अथॉरिटी दिया गया था, ताकि वो स्मूथली एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो रूल कर पाए। जहां लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वाइसरॉय था, जिसने फर्स्ट टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था पोर्टफोलियोज अमंग द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड उन लोगों को साथ ही ये राइट भी किया था कि वो अपना पोर्टफोलियोज को रन कर सके यानी चला सके। जो मेंबर्स था उन लोगों को हमेशा वाइसरॉय से सजेशन लेना पड़ता था। ये कैबिनेट सिस्टम में बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नया इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज को मेंबर्स के बीच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। यानी कैबिनेट को खुद को एक इंट्रोड्यूस करने का भी मौका दिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में, कि वो लोग अपने मेंबर्स के बीच में पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्ट ऑफ 1861 हमेशा ही ये बनाने की कोशिश किया था कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको पावरफुल बना सके, और इनकॉर्पोरेटिंग जो था प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने की हमेशा ही कोशिश रहा है। पहले जो एक्ट था 1833 में, वहां पे बॉम्बे मद्रास का जो प्रेसिडेंसी पावर था, उन लोगों को खुद का पावर बनाने का, यानी लीगल पावर जो है वो हमेशा ही गवर्नर जनरल का हाथ में था। लेकिन अभी एक्ट ऑफ 1861 के बाद से ये जो पावर था वो खत्म हो गया। एक्ट ऑफ 1861 में बॉम्बे का जो गवर्नर है उसको खुद को, बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर्स है वहां पे उन लोगों को अधिकार दिया गया खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल सिलेक्ट करने का, विथ मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 8 नॉमिनेशन के साथ, यानी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 वो लोग मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें से हाफ जो था, यानी अगर 8 नॉमिनेशन था उसमें से 4, एग्जाम्पल कह रही हूँ, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स जो है उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिसका टर्म्स होता है 2 साल। ये एक्ट द एक्ट ऑफ 1861 हमेशा ही मतलब इश्यू रहा है डायरेक्टिव टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल प्रोविंस। उन लोगों का इश्यू रहा है कि वो लोग बंगाल प्रोविंस में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट करना चाहते थे, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और साथ ही पंजाब में। इसमें बेस्ड ऑन दिस डायरेक्टिव, इस डायरेक्टिव को बेस कर लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में 1862 में फॉर्म किया और पंजाब में 1898 में फॉर्म्ड हो गया। 1861 के एक्ट में सम लीगल पावर्स इंडियन लोगों को दिया गया था, यानी जो काउंसिल्स ऑफ मेंबर्स था वो उन लोगों को दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें ये फैक्ट था कि वहां पे जो भी पावर दिया गया था वो सब लिमिटेड था। बट इसी सेम एक्ट पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका अनलिमिटेड पावर्स था। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, इसी वजह से लीगल पावर्स जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उसका बहुत इनॉर्मसली रिड्यूस किया गया था, यानी कम हो गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काफी सारा अनलिमिटेड पावर्स पहले दिया गया था। उसने राइट ऑफ प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस का भी उसको एंजॉय करने को मौका मिला। साथ ही वो अपना पावर्स को भी एक्सरसाइज कर पाता था, कंसल्टिंग द काउंसिल। इन सब के बावजूद भी एक्ट ऑफ 1861 में एक मेमोरेबल एक्ट था, क्योंकि ये एक शुरुआत था जहां पर हम लोग इंडियंस लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन या लेजिस्लेशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में की शुरुआत कर पाया। इसी की वजह से, यानी पहले तो किंग्स का जमाना चलता था, साथ भी ब्रिटिश आया, ब्रिटिश हम लोगों को रूलिंग कर रहा था। लेकिन इस एक्ट के बाद से इंडियन लोगों को भी काफी सारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपना काउंसिल्स फॉर्म करने का मौका मिला, इंडियंस लोगों को अपना एक हक मिला। तो पहली बार के लिए इंडियंस लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस लेने का इस एक्ट के थ्रू। तो हमने इस पार्ट में ये पढ़ा है कि हम लोग किस तरीके से इंडियंस लोग, यानी जो क्वालिफाइड इंडियंस है, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस अपलोड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।